हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा जो क्लास है वो आर्ट एंड कल्चर का एक नया चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशियंट इंडिया। प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, क्योंकि एक ऐसा मानना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस टेक का बहुत अधिक डेवलप्ड फॉर्म एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में देखा गया और बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है और कई चीजों को बाहर भारत से इंपोर्ट किया गया, भारत से लिया गया। अरब वालों ने तो लिया ही, लेकिन अरब वालों से ही फिर वो स्प्रेड कर गया अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो साइंस टेक का डेवलपमेंट है उसको जानना बहुत जरूरी है और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। और मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए बहुत सारा फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से मैं आज पढ़ा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा और इसको एक एक पॉइंट्स को बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप सुनिएगा और उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर पर, साइंस एंड टेक इन एंशिएंट हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री नहीं है, मतलब इंडिया का, एंशिएंट इंडिया का ये हिस्ट्री का ये हिस्सा है मानते हैं हम, लेकिन ये ओवरऑल जीएस के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट फेसेट है, ये पहलू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं लिख रहा हूँ। यही चैप्टर है, इसी चैप्टर से हमारा वास्ता है। तो सबसे पहले जानिए कि जब इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे या जब आप लिखेंगे भी मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या डेवलपमेंट हुआ था, क्या विकास हुआ था, क्या स्टेटस था, क्या स्थिति थी, तो आप इसको पहले कैटेगरी में बांट लेंगे, वर्गीकृत कर लेंगे, तब आपका आंसर जो होगा कॉन्साइज होगा और उसमें आपका मार्क्स गेनिंग का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले आप जानिए कि इनकी जब चर्चा करेंगे इस चैप्टर की या इस विषय की जब हम चर्चा करेंगे, तो पहले आपको ध्यान देना है कि भारत में मुख्यतः 4 क्षेत्रों में बहुत अधिक विकास देखा गया और ये विकास इतना अधिक विकास था कि बाहर के देशों ने कई चीजों को हमसे लिया और भारत को इसका जननी माना जाता है, बर्थ प्लेस है इंडिया। तो ये 4 चीजें, 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला क्षेत्र जो है वह है गणित, जिसको मैथमेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्षेत्र जो है वह है औषधि विज्ञान, ठीक है ना। ये जो साइंस, चिकित्सा विज्ञान जिसको कहा जाता है वो। तीसरा साइंस, जो मेन साइंस है, भौतिक एवं भौतिकी एवं रसायन विज्ञान, ये और अंतिम जो हमने बहुत अधिक अपना डेवलप्ड फॉर्म दिखाया वह था शिपिंग, मतलब जहाज रानी का जो क्षेत्र था, जहाज निर्माण एवं नौ परिवहन का क्षेत्र, ठीक है। इसको कैटेगरी में, ये 4 कैटेगरी में ही जो भी हम राइटिंग्स करेंगे वो लिखेंगे और एक एक सेगमेंट को हम क्रमवार, क्रोनोलॉजी वाइज लिखेंगे आंसर्स। तो मैं आपको पूरा डिटेल बता दे रहा हूं, स्टार्ट में करूंगा जैसे मैंने बताया है वैसे ही, ठीक है। और एक चीज और जान लीजिए कि इंट्रोडक्शन भी आपको आना चाहिए कि भारत जो है हमेशा से एक समायोजन करने वाला कल्चर वाला देश है। यानी भारत में एडजस्टमेंट वाली टेम्परामेंट शुरू से ही, इसके सिविलाइजेशन के समय से ही रही है और बाहर के बहुत सारे लोग भारत आए और यहीं के होकर रह गए और यहाँ के ट्रेडिशन को, यहाँ के धर्म को, रिलीजन को एडॉप्ट भी किया। बहुत सारे, कई हिस्टोरिकल आपको एविडेंस मिल जाएंगे, ठीक है ना, जिन्होंने भारत के धर्म को ही स्वीकार किया। वो धर्म बौद्ध धर्म भी हो सकता है, जैन धर्म भी हो सकता है, हिंदू धर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो
सबसे पहले जो हमारा विवरण है वो स्टार्ट होगा मैथमेटिक्स से कि क्या डेवलपमेंट एंशिएंट इंडिया में हुआ और बाद में यही डेवलपमेंट विश्व के दूसरे देशों के द्वारा आयात किया गया और सीखा गया भारत से। तो आइए पहले गणित के क्षेत्र पर बात करते हैं। तो भारत में मैथमेटिक्स गणित की पहली पुस्तक के तौर पे 600 ईसा पूर्व काल में बौधायन का शुल्ब सूत्र माना जाता है। शुल्ब सूत्र की रचना को भारत में मैथमेटिक्स गणित की पहली पुस्तक के तौर पे लिया जाता है और ये शुल्ब सूत्र तात्कालीन जरूरतों के लिए लिखा गया था। जैसे बहुत अधिक विशालकाय यज्ञ होते थे, बाद में छोटे यज्ञ होने लगे, तो यज्ञ के लिए यज्ञ वेदी वगैरह का निर्माण किया जाता है। तो उन यज्ञ वेदियों का निर्माण किस मापदंड पर हो, क्या प्रोफार्मा हो, इसका उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। तो बौधायन का शुल्ब सूत्र जो 600 बीसी की रचना है, इसमें 2 के वर्गमूल का सूत्र और पाइथागोरस के प्रमेय के समान कुछ अवधारणाओं का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, 2 के वर्गमूल का सूत्र और पाइथागोरस के प्रमेय जैसी कुछ अवधारणाओं का प्रतिपादन किया गया है और इन अवधारणाओं से उस समय यज्ञ वेदियों के निर्माण में सहायता मिली, क्योंकि यज्ञ वेदियों के निर्माण से संबंधित कई ज्यामितीय बातों का भी इस पुस्तक में उल्लेख है। तो बौधायन का शुल्ब सूत्र पहली मैथमेटिक्स की बुक इंडिया में। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आपस्तंभ ने भी लिखा, आपस्तंभ सूत्र कहा जाता है उसको। इन्होंने व्यवहारिक रेखा गणित की अवधारणाओं का उल्लेख करते हुए समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण जैसी बातों को अपनी पुस्तक में दर्शाया है और इससे भी यज्ञ वेदी के निर्माण में सहायता मिली। ये सामान्य सी बात है, लोग फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि गणित की कुछ शाखाएं, जैसे अंक गणित को अर्थमेटिक कहा जाता है, बीज गणित को एल्जेब्रा कहा जाता है, ज्यामिति को रेखा गणित को जियोमेट्री कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो आप रूबरू होंगे ही। ये पहले 2 एंशिएंट इंडिया के पुस्तक, पहला 600 बीसी का बौधायन का शुल्ब सूत्र और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का आपस्तंभ सूत्र, दोनों में गणित संबंधी बातों का पहला रेफरेंस या उल्लेख मिलता है। आगे जैसे हम चलेंगे, 499 ईस्वी में एक व्यक्ति हुए, बहुत स्कॉलर व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, जिनका नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना 499 ईस्वी में किया। इस पुस्तक में उन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकाला और बीज गणित का आविष्कार किया। इस पुस्तक में उन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र निकाला और बीज गणित का आविष्कार किया और मान्यता यह भी है कि शून्य का आविष्कार इन्होंने ही किया था। आर्यभट्ट जो पुस्तक है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है और 4 खंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड अलग अलग बातों का उल्लेख करता है। उसमें 4 खंड में क्यों बांटा गया? पहले खंड में समय की बड़ी इकाइयों की गणना की विधि बताई गई। जब समय की बड़ी इकाई की गणना की जाए, ओवरऑल उसका उल्लेख। दूसरे सेक्शन में, खंड में, संख्या सिद्धांत, त्रिकोणमिति, बीजगणित, रेखा गणित का उल्लेख। तीसरे चौथे में ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का विवरण है, क्योंकि आर्यभट्ट ने न सिर्फ गणित के बारे में लिखा है बल्कि खगोल शास्त्र संबंधी बहुत अधिक प्रामाणिक विवरण दिया है और उन विवरणों को आज तक स्वीकार किया जाता है। जैसे
पहले ये जान लीजिए कि उन्होंने खगोल शास्त्र के महत्व को, इंपॉर्टेंस को भी बताया है। उनका कहना है कि खगोल शास्त्र की जानकारी क्यों जरूरी है। उनका ये कहना है, यदि हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि वर्षा कब होगी, कब नहीं होगी, ठीक है, और सटीक पांचांग पंचांग की जानकारी हो, जन्म कुंडली की जानकारी हो जाए, इस सारे बातों के कारण खगोल शास्त्र का अध्ययन, खगोल शास्त्र का ज्ञान जरूरी है। खगोल शास्त्र संबंधी जो बातें आर्यभट्ट ने कही, वो बिल्कुल क्रांतिकारी थी तात्कालीन समय के हिसाब से। उन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है और अपने एक्सिस पे, अपने धुरी पर घूमती है। दूसरी बात, उन्होंने नक्षत्रों की गति के विषय में बताया, ग्रहों की गति के विषय में बताया, और बताया कि ग्रहण कैसे लगता है। उनका कहना था कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, ठीक है। और इस तरह उन्होंने सूर्य ग्रहण की भी बात की कि, और इस प्रकार बताया, जो पहले से मान्यता थी, रूढ़िवादी मान्यता, हिंदुओं में एक रूढ़िवादी मान्यता थी कि ग्रहण क्यों लगता है, तो एक सामान्य सी बात थी कि लोग कहते थे कि ग्रह को ग्रहण लगने का कारण है कि राक्षस के द्वारा निगल लिया जाता है, जो कि बिल्कुल हास्यास्पद बात थी। पहली बार आर्यभट्ट ने वैज्ञानिक आधार पर बताया कि ग्रहण क्यों लगता है। ये बिल्कुल क्रांतिकारी बात। दूसरी बात, आर्यभट्ट ने पाई का नियम, पाई की संख्या बताई, और ऐसा माना जाता है कि यूनानियों द्वारा पाई का संख्या नहीं बताई, पाई का मान बताया आर्यभट्ट ने, और ऐसा माना जाता है कि यूनानियों द्वारा बताए गए मान से कहीं अधिक परिशुद्ध, यानी बिल्कुल एक्यूरेट मान आर्यभट्ट का है। आर्यभट्ट ने ग्रहों की गति को भी बताया और बताया कि पृथ्वी अपने धुरी पर परिक्रमा करती। ठीक है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी, और यह पुस्तक बाद में इतनी लोकप्रिय हुई कि बाहर के विदेशी लोगों ने इसका अध्ययन किया और इसमें दी गई बातों की जानकारी ली, ताकि उन्हें खगोल शास्त्र संबंधी जानकारी प्राप्त हो सके। अगला एक नाम आता है आर्यभट्ट के बाद, वह 7वीं शताब्दी में, उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में पहली बार ब्रह्मगुप्त ने शून्य को एक संख्या माना और ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या की अवधारणा को बताया। ठीक है, पहली बार ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या की बात की, शून्य को एक संख्या माना, और पहली पुस्तक है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जिसमें द्विघात सूत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसी के साथ अगला नाम 9वीं शताब्दी में एक आता है, वो भी बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनका नाम था महावीराचार्य। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने समबाहु, समद्विबाहु, त्रिभुज और समचतुर्भुज और वृत्तों की चर्चा की। गणित सार संग्रह महावीराचार्य द्वारा लिखित पुस्तक को भारत की गणित की पहली व्यवस्थित पुस्तक मानी जाती है। कभी आपको प्रीलिम्स में सवाल आ जाए कि भारत में गणित की पहली पुस्तक कौन है, तो पहली व्यवस्थित पुस्तक महावीराचार्य द्वारा रचित 9वीं शताब्दी में गणित सार संग्रह है। ब्रह्मगुप्त और महावीराचार्य के बीच में एक और आदमी है, इंपॉर्टेंट आदमी है, भास्कर प्रथम, जिसको मैंने नहीं बताया, आपको फिर से बता रहा हूं। भास्कर प्रथम भी एक गणितज्ञ थे, और उन्होंने आर्यभट्ट पर आर्यभट्टीय भाष्य लिखा, यानी आर्यभट्ट पुस्तक पर उन्होंने एक टीका की, एक समरी की रचना की।
महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा और ये मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या रेफरेंस है। समबाहु, समद्विबाहु, त्रिभुज, समचतुर्भुज, वृत्त का उल्लेख किया गया। उसके बाद एक और इमिनेंट नेम आता है और वो 12वीं शताब्दी के समय के व्यक्ति हैं जिनका नाम है भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय ने लीलावती लीलावती भास्कराचार्य द्वितीय ने एक गणित पर एक पुस्तक लिखी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है वो। उसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि में पहली बार चक्रीय नियमों का प्रतिपादन गणित के क्षेत्र में किया गया है और इस पुस्तक के 4 खंड हैं। 4 खंड में पहले खंड का नाम लीलावती है, दूसरे खंड का नाम बीज गणित है, तीसरे खंड का नाम गोलक अध्याय है और चौथे खंड का नाम ग्रह गणित है। ठीक है ना, ग्रह गति वर्णन है, ग्रह गणित नहीं, ग्रह गति वर्णन है। ठीक है ना, ये 4 खंडों में यह सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक जो है बटा हुआ है। इसमें लीलावती जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ, जो कि बाद में मुगल दरबार में अकबर के समय में फैजी के द्वारा फारसी में इसको अनुदित किया गया। ये आपको बता दें कि लीलावती एक स्त्री है और इस पे एक हास्यास्पद रेफरेंस भी आता है कि लीलावती प्रेम करते समय उसके हार टूट गए। वो हार में मोती थे और कुछ हिस्से बिछावन पर गिरे, कुछ फर्श पे गिरे, कुछ उसके हाथ में रह गए, कुछ उसके प्रेमी के हाथ में चल गए और माला में 6 मोती रह गए। तो वही कैलकुलेशन के आधार पे, मैथ्स के आधार पे बताना है कि कितना मोती कहां रहा। ठीक ना, इसलिए इसका नाम लीलावती। आगे चलकर आप देखेंगे नारायण सूरी ने मध्यकाल में 2 गणित की पुस्तकों की रचना की। पहला गणित कौमुदी और दूसरा बीज गणित सत्वम, बीज गणित सवत्सम। ठीक है ना, बीज गणित सवत्सम और गणित कौमुदी नारायण सूरी की रचना है। आगे चलकर नारायण सोमाया जी नामक व्यक्ति ने तंत्र संग्रह नामक एक खगोल शास्त्रीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें त्रिकोणमितीय फलनों के नियमों की चर्चा है। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलनों के नियमों की चर्चा है। नारायण सोमाया जी ने तंत्र संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। ग्रंथ मतलब पुस्तक की रचना की। इस तरह गणित का विकास होता रहा और एक रेफरेंस आता है कि अकबर ने गणित को एक विषय के तौर पे पढ़ाने का आदेश जारी किया था और अकबर के साथ साथ अन्य शासकों ने भी वैज्ञानिक प्रगति के लिए प्रयास किया, जिसमें 2 बहुत प्रसिद्ध नाम है। एक है तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक और दूसरा बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी। दोनों ही शासकों ने क्रमशः दिल्ली और दौलताबाद में वेधशाला का निर्माण कराया और महेंद्र सूरी एक दरबारी जो फिरोज शाह बहमनी के दरबार में रहता था, उसने यंत्र संग्रह नामक एक खगोल शास्त्रीय ग्रंथ की रचना की। आगे चलकर आपको लेटर मुगल पीरियड में रेफरेंस मिलेगा कि सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाओं की स्थापना की। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला दिल्ली, दूसरा जयपुर, तीसरा उज्जैन, चौथा मथुरा, 5वां वाराणसी। ठीक है, ये आपको गणित के संबंधित मैंने विकास को बताया, जिसमें बहुत इंफॉर्मेटिव मैसेज है प्रीलिम्स के लिए। हर किताब को मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, जिसको आपको
याद रखना है, क्योंकि ये किताब, ये ग्रंथ मैचिंग के तौर पे दिया जा सकता है। मूल मौलिक किताबों की फिर से मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। पहला, बौधायन का सूर्य गणित की पहली पुस्तक, राइटर बौधायन। दूसरा, आपस्तंभ सूत्र, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, राइटर आपस्तंभ। तीसरी पुस्तक है जो कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई, आर्यभट्टियम। चौथी पुस्तक है जो कि ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। अगली पुस्तक है जो कि महावीराचार्य द्वारा लिखा गया, वो है गणित सार संग्रह। पांचवी पुस्तक जो कि 12वीं शताब्दी के करीब लिखी गई, और वो है भास्कराचार्य द्वितीय का सिद्धांत शिरोमणि। फिर आगे चलेंगे तो मैंने और भी किताबों को बताया, जैसे नारायण सूरी ने गणित कौमुदी और बीज गणित वत्सम लिखा है, ठीक है। नारायण सोमाया जी ने तंत्र संग्रह लिखा है। ये आपको कम से कम याद रखना, ये गणित का यहां तक विकास, इसी को आपको लिखना है, ठीक है। मैंने बता दिया किस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, बौधायन के सूत्र में 2 के वर्गमूल का सूत्र और पाइथागोरस के प्रमेय के समान कुछ अवधारणाओं का उल्लेख। दूसरा, आपस्तंभ ने व्यवहारिक रेखा गणित, जिसमें अधिक कोण, सम कोण, न्यून कोण का उल्लेख। तीसरा, आर्यभट्ट ने बता दिया गणित के साथ साथ खगोल शास्त्रीय विषयों की चर्चा की है, पाई का मान बताया है, ग्रहण के कारण बताए हैं, उसके अलावा बीज गणित का आविष्कार किया है, ठीक है ना, शून्य का भी आविष्कारक माना जाता है। फिर आगे आप आ जाएंगे, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में ब्रह्मगुप्त ने क्या किया है, शून्य को एक संख्या माना है और ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या की संकल्पना लाई, और पहली पुस्तक है जिसमें द्विघात सूत्र का उल्लेख किया। फिर एक बात बता दें आगे कि ब्रह्मगुप्त के बाद महावीराचार्य द्वारा गणित सार संग्रह लिखा गया, जिसमें समबाहु, सम द्विबाहु, त्रिभुज, सम चतुर्भुज और वृत्त का उल्लेख। और गणित सार संग्रह भारत में पहली सुनियोजित गणित पर पुस्तक है, ठीक है ना। गणित की पहली सुनियोजित पुस्तक गणित सार संग्रह महावीराचार्य की। अगला मैं बता रहा हूं जिसमें कुछ रेफरेंस है, क्या, भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें जया के सिद्धांत का, मैथमेटिक्स के अंदर गणित के सिद्धांत के जया के सिद्धांत का उल्लेख, ठीक है। यहां तक आप समझ। अब आते हैं विकास का एक दूसरा क्षेत्र है, वो है औषधि शास्त्र, ठीक है ना, मतलब बीमारी का। तो भारत में पहली बार रोग और उनके कारणों का उल्लेख वैदिक काल में अथर्ववेद में मिलता है। इस वेद में कहा गया है, अथर्ववेद में, कि हमारे शरीर में रोग भूत प्रेत और आत्माओं के प्रवेश के कारण पैदा होता है, और इन रोगों का उपचार अथर्ववेद में दिया गया है। अथर्ववेद में कई रोगों का उल्लेख हुआ है, जैसे खांसी, दस्त, ठीक है ना, और कहा गया है कि इसका उपचार झाड़ फूंक और जादू मंत्र से किया जा सकता है। यानी अथर्ववेद भारत की पहली साहित्यिक रचना है जिसमें रोगों का उल्लेख है और रोगों का कारण बताया गया है। दूसरी स्थिति यह है कि लेकिन वास्तविक विकास औषधि शास्त्र के अंतर्गत वैदिक काल से नहीं माना जाएगा। वैदिक काल में केवल उल्लेख भर है। वैदिक काल में अश्विन कुमार को औषधि, मतलब अश्विन कुमार को देवता तुल्य, देवता की तरह सम्मान दिया गया है और उन्हें चिकित्सक के तौर पर अश्विन कुमार को स्वीकारा गया है। इसी समय धन्वंतरी को भी आयुर्वेदिक औषधि का देवता माना गया है, और जैसा मैंने बता ही दिया, अथर्ववेद में इसकी चर्चा भी की गई है, रोगों का कारण। लेकिन भारत में औषधि शास्त्र या औषधि शास्त्र के क्षेत्र में वास्तविक विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में चिकित्सा शास्त्र के दो स्कूलों का उल्लेख मिलता है, दो अध्ययन केंद्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक तक्षशिला है और दूसरा वाराणसी। इसके साथ साथ इसी काल में महर्षि अत्रेय और उनके शिष्य अग्निवेश का भी उल्लेख मिलता है और इन्हें चिकित्सा जगत के गुरु के तौर पे, प्रतिपादक के तौर पर भी रेफरेंस मिलता है, उल्लेख मिलता है। लेकिन जो दो अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं और जिनका नाम आज भी चिकित्सा जगत में लिया जाता है, वो थे चरक और दूसरे सुश्रुत। चरक ने चरक संहिता लिखा और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखा। इन दोनों ही पुस्तकों का बहुत बड़ा योगदान भारत में चिकित्सा शास्त्र के विकास में है, या वैश्विक स्तर पर भी योगदान माना जा सकता है। चरक ने चरक संहिता में पहली बार शरीर में रोगों का कारण बताया और इन्होंने चरक संहिता में शरीर क्रिया के पाचन, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून पावर और चयापचय, मेटाबॉलिज्म के बारे में चर्चा की है और बताया है कि हमारे शरीर में रोग के तीन मुख्य कारण हैं। पहला पित्त, दूसरा कफ और तीसरा वायु। चरक का कहना है कि इन तीनों में असंतुलन ही शरीर में रोगों को पैदा करते हैं और इनमें असंतुलन क्यों होता है, इसका भी कारण चरक ने बताया है। चरक ने कहा है कि हमारा रक्त, मांस और मज्जा, हमारे शरीर का रक्त, मांस और मज्जा ही इस असंतुलन को पैदा करता है, इस असंतुलन का कारण है। इसलिए चरक ने उपचार से ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा तवज्जो उन्होंने परहेज को बताया है। उन्होंने एक तरह से आप इनडायरेक्टली संयमित जीवन जीने का उनका एक तरह से संदेश है। उपचार से अधिक हमें परहेज करना चाहिए और पित्त, कफ और वायु के बीच संतुलन की स्थिति किसी भी रोग को भगा देगी। लेकिन अगर इसमें असंतुलन हो गया तो हमें रोग पकड़ना ही पकड़ना है। दूसरे एक विद्वान थे जो कि सुश्रुत जिनका नाम था, और उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी और सुश्रुत संहिता की ख्याति या क्षेत्र शल्य क्रिया के क्षेत्र में माना जाता है, ऑपरेशन के क्षेत्र में माना जाता है। और सुश्रुत ने उस समय दो शल्य क्रिया क्षेत्र में एक क्रांतिकारी स्थान को प्राप्त किया। पहला राइनोप्लास्टी और दूसरा कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो होता है आंख से मोतियाबिंद निकालना, और दूसरा होता है प्लास्टिक सर्जरी। यानी इन दो विधाओं में सुश्रुत को महारत हासिल था। राइनोप्लास्टी मतलब उसमें रेफरेंस आता है एक व्यक्ति का नाक बिगड़ गया था, लेकिन नाक को उन्होंने फिर से अपने मूल स्वरूप में ला दिया, ये राइनोप्लास्टी था, ठीक है ना, जिसको कॉस्मेटिक सर्जरी भी कहा जाता है। और आंख से मोतियाबिंद को निकाल लेना, ये भी इस क्षेत्र में भी सुश्रुत को महारत हासिल था। यानी इन दो विद्वानों के कारण भारत को चिकित्सा जगत में एक सम्मानित स्थान मिला और विश्व के देशों ने यहां के तकनीकों, शल्य क्रिया के तकनीकों को अपनाने में रुचि दर्शाई। चिकित्सा शास्त्र के साथ एक अन्य भी बात आपको बताना था, जिसमें उस समय चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में रस चिकित्सा का भी उपयोग किया जाता था। रस चिकित्सा और खनिज औषधियों के द्वारा रोगों को दूर करने की बात उस काल के चिकित्सा शास्त्र में देखी जा सकती है, जिसमें रस चिकित्सा के साथ उस काल में
खनिज के द्वारा भी इलाजों को महसूस किया जा सकता है। यूनानी प्रणाली की चिकित्सा जिसका श्रेय अली इब्न रब्बान को है। अली इब्न रब्बान एक व्यक्ति है जिन्होंने फिरदौस अल हकमा फिरदौस अल हकमा पुस्तक की रचना की अली इब्न रब्बान ने, और भारत में यूनानी चिकित्सा प्रणाली आई। इसी इसी काल में 13वीं शताब्दी में एक रचना दिखाई पड़ती है, सारंगधर संहिता। सारंगधर संहिता जो कि 13वीं शताब्दी की रचना है, जिसमें प्रयोगशाला में मूत्र परीक्षण, यूरिन टेस्ट और दवाओं में अफीम को मिलाने की चर्चा की गई है। 13वीं शताब्दी की रचना सारंगधर संहिता में यूरिन टेस्ट और दवाओं में अफीम मिलाने की चर्चा की गई। यानी चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में भी भारत ने एक प्रगति के आयाम को प्राप्त किया। अब आपको बताते हैं भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। तो ये आप जान लीजिए कि भारत में पारंपरिक शुरू से माना गया है कि ये जो पृथ्वी है और इसके जो वस्तुएं हैं वह पंचभूतों से बनी है। पंचभूत क्या है? तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और मानव ज्ञानेंद्रियों द्वारा इनका अनुभव किया जा सकता है, ऐसी कल्पना की गई। तो एक मान्यता है कि व्यक्ति अपने नाक के द्वारा यानी गंध लेकर वह पृथ्वी का अनुभव कर सकता है, पहचान कर सकता है। दूसरा है दृष्टि के द्वारा, आंख के द्वारा अग्नि को देख सकता है। स्वाद के द्वारा जल को महसूस कर सकता है और अनुभव के द्वारा हवा का भी अनुभूति कर सकता है और ध्वनि के द्वारा आकाश या व्योम को भी जान सकता है। बौद्ध दार्शनिकों ने इन 5 पंचभूतों में से व्योम, आकाश को नहीं स्वीकारा और कहा कि आकाश में ये पंचभूत शामिल नहीं है, इसलिए आकाश की कल्पना नहीं करनी चाहिए। और उन्होंने 4 वस्तुओं को ही पंचभूत माना, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। उनका कहना था कि इन 4 वस्तुओं की प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकती है और ये जो वस्तुएं हैं ये ऐसे तत्वों से बने हुए हैं जिनको उन्होंने नाम दिया परमाणु। लेकिन उनसे पहले भारतीय दर्शन में, मैं जब आपको भारतीय दर्शन पढ़ा रहा था तो मैंने उलूक कणाद का नाम लिया था, सांख्य दर्शन, और मैंने बोला था कि सांख्य दर्शन में परमाणु की कल्पना की गई। तो काफी पहले भारत में उलूक कणाद और पकुद कात्यायन ने परमाणु की संकल्पना दी और कहा सारे वस्तु, हमारे पृथ्वी की सारी वस्तुएं इन्हीं परमाणुओं से बनी हैं जो अविभाजित हैं, यानी उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो परमाणु की संकल्पना यानी रसायन विज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र परमाणु है, प्रमुख इश्यू परमाणु है, भी भारत से ही वैश्विक स्तर पर स्प्रेड हुई है। दूसरी भी डेवलपमेंट क्या हुआ था, धातु मेटलॉर्जी, ठीक है ना, धातु कर्म जिसको कहा जाता है, में भी भारत में एक स्टैंडर्ड विकास देखा गया। धातु कर्म में इतनी एक्सेलेंसी थी भारत में कि अयस्कों से धातु निकालना, उसको गलाना, ठीक ना, मेल्ट करना, पिघलाना, ठीक है, और सुंदर वस्तुएं तैयार करना, इसमें भारतीय कारीगरों को मतलब महारत हासिल थी। आपको करंट में भी, करंट सिनेरियो में भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। आप देख सकते हैं 2 वस्तुएं, जैसे
कुतुब पैलेस में दिल्ली में मेहरौली का चंद्र स्तंभ है, ठीक है, और सुल्तानपुर में गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। हजारों वर्ष बीतने के बाद भी इनमें जंग नहीं लगना, इससे विकसित धातु कर्म की जानकारी का पता चलता है। दूसरी बात कि धातु में भी बहुत अधिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट उस समय दिखाई पड़ता है, जैसे धातु का रूपांतरण सोने में कर देना, इसका श्रेय नागार्जुन को दिया जाता है। और किसी भी धातु का रूपांतरण सोने में कर देने का तात्पर्य है कि भले वो सोना नहीं हो, लेकिन वो सोने की चमक और रंग जैसी धातु बन जाए, जैसे पीतल, ठीक है। तो नागार्जुन को इस बात का श्रेय दिया जाता है। और नागार्जुन के साथ साथ कई ग्रंथ भी इस काल के मिलते हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि मूल धातुओं को सोने में कैसे रूपांतरित किया जाएगा, ठीक है ना। इसी काल के बाद मुगल काल में देखा गया है कि बंदूकों और तोपों में बारूद का प्रयोग एक जनरल प्रैक्टिस हो गया। मुगलों के आने के बाद बारूदों का प्रयोग एक सामान्य प्रयोग हो गया, क्योंकि बारूद का निर्माण सल्फर, शोरा और लकड़ी के कोयले के भिन्न भिन्न अनुपातों में मिलाने से होता था। तुजुके बाबरी में तोपों का भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। रसायन के क्षेत्र में बहुत सारे, जैसे चीनी का निष्कासन, चीनी बनाना, ठीक है ना, कागज का निर्माण, ठीक है, इसके अलावा इत्र का बनाना, ये टेक्नोलॉजी डेवलप्ड अवस्था में इसका रेफरेंस मिलता है। पहले कागज के बदले ताड़पत्रों का प्रयोग होता था, लेकिन जैसे ही कागज का प्रयोग होने लगा तो मुर्शिदाबाद, मैसूर, पटना जैसे केंद्र कागज उत्पादन के केंद्र बन गए। फिर इत्र यानी कि सेंट जिसको कहा जाता है, इत्र या परफ्यूम कहा जाता है, तो इसका भी रेफरेंस मिलता है। अकबर के काल में इत्रशाला विभाग के विनियमन का, रेगुलेशन का एविडेंस मिलता है। और एक और भी इंपॉर्टेंट सूचना है कि गुलाब के इत्र का, रोज परफ्यूम का आविष्कार नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने की। ये सारा रेफरेंस बताता है हाईली डेवलप्ड केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है, कि ये काफी विकसित बताता है, इसलिए इतना रेफरेंस बताना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त रसायन विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में मुगल शासकों के काल में भी जो भी टेक्नोलॉजी आया, जो भी नया डेवलपमेंट आया, वो दिखाई पड़ता है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट नाम है बराहमिहिर का, जिनको भू विज्ञान, जल विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान का एक महान विद्वान माना जाता है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में शामिल थे और बाराह राजा विक्रमादित्य द्वारा दिया गया इनकी उपाधि थी। और इन्होंने, वराहमिहिर ने, दीमक और कीटों के उपस्थिति से जल के होने का संकेत बताया है। फिर अपनी पुस्तक विरहत संहिता में इन्होंने धरती बादल के सिद्धांत का उल्लेख किया है। वराहमिहिर ने को बहुत भविष्यवाणी करने में बहुत अधिक महारत हासिल थी और उनका प्रेडिक्शन मोस्टली सही ही होता था। और इसी कारण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उनको वराह की उपाधि दी। इस तरह बहुत सारा डेवलपमेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी माना जाता है। और जो चौथा सेगमेंट है जिस पे हमें चर्चा करनी है, वह है जहाज निर्माण और नौ परिवहन का क्षेत्र। तो इसके क्षेत्र में भी भारत हमेशा से अव्वल रहा है, क्योंकि पहला ग्रंथ जो कि संस्कृत भाषा में है और उसका नाम है युक्ति कल्पतरु। और इस संस्कृत भाषा के ग्रंथ में बताया गया है जहाज निर्माण की विभिन्न तकनीकों को और जहाजों के प्रकार। जहाज एक आवासीय जहाज थे, रेजिडेंशियल जहाज शिप थे, और उसमें रूम्स जो रहते थे रहने वाले, उसके आधार पर उनको कैटेगराइज किया गया है।
वर्गीकृत किया गया है। और जहाजों के 3 वर्ग थे, ठीक है ना, सर्व मंदिर, मध्य मंदिर, अग्र मंदिर। ये क्या थे? जहाज के टाइप्स थे। जब जहाज में रहने के लिए पूरे कमरे की व्यवस्था हो, वैसे बड़े जहाजों को सर्व मंदिर कहा जाता था। जिसमें सिर्फ बीच में रहने की व्यवस्था हो, उसको मध्य मंदिर, और अग्र मंदिर वाले जहाज युद्ध वाले जहाज होते। और संस्कृत भाषा में पतवार के लिए, लंगर के लिए कई शब्दों का उल्लेख साहित्य में मिलता है। इससे ऐसा माना जाता है कि भारत में जहाजरानी उद्योग और नौ परिवहन के क्षेत्र में एक क्लाइमेक्स डेवलपमेंट हुआ था, और बाहर के देशों के लिए ये प्रेरणा स्रोत के तौर पर रहा। इसके अलावा आपको कुछ एक आध किताब और भी बताना चाह रहे हैं हम। जैसे पालकाप्य ने हस्त आयुर्वेद लिखा था एंशियंट हिस्ट्री में, यानी हाथियों की चिकित्सा के लिए, ठीक है। भटाश्व ने अश्व, घोड़े की चिकित्सा के बारे में ग्रंथ लिखा था। उसके अतिरिक्त बनारस और तक्षशिला में जो चिकित्सा की व्यवस्था थी, जो चिकित्सा शास्त्र पढ़ने की व्यवस्था थी, वो सर्वाधिक उत्तम प्रकार की। क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में एक रेफरेंस आता है कि जीवक जैसे राजवैद्य को बिंबिसार ने अपने मित्र अवंती नरेश प्रदोत की चिकित्सा के लिए भेजा था, क्योंकि प्रदोत को पीलिया जॉन्डिस रोग हो गया था और जीवक उनकी चिकित्सा के लिए गया था। इसके अतिरिक्त इतना डेवलपमेंट साइंस टेक में काफी था। और बाकी आपको ये बताना है कि इसको जब भी लिखेंगे आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखेंगे। तो आपको एक बोर्ड पे डायग्राम बता दे रहे हैं, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा। एक चीज और, रसायन शास्त्र को रस क्रिया, रस तंत्र कहा गया था, और रसायन शास्त्री को रसदान्य कहा गया था। ये मैं बता इसलिए दे रहा हूं कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रस क्रिया विज्ञान, रस तंत्र विज्ञान, यानी रसायन शास्त्र को कहा गया। रसदान्य रसायन शास्त्री को कहा गया। पारा, रसायन शास्त्र के अंतर्गत पारा को तैयार करने की विधि का भी उल्लेख किताबों में मिलता है, और पारा से जीवन सुधा बनाने का भी रेफरेंस इस काल के रासायनिक विकास के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। पहला लिखे थे हम, हाँ, ये साइंस टेक जो पढ़ाया था मैंने, वो पहला सेगमेंट जो था वो गणित था। हाँ, तो आप स्टार्ट जब भी करेंगे स्टार्ट करेंगे मैथ के डेवलपमेंट से, फिर हम औषधि विज्ञान में आ जाएंगे, फिर औषधि विज्ञान से फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स करते हुए लास्ट में शिप का जो मैन्युफैक्चरिंग होता था, जहाज निर्माण की जो विभिन्न टेक्नोलॉजीज का उल्लेख है, वो लिखते हुए एंड करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे ओवरऑल साइंस टेक का डेवलपमेंट जो आप देख सकते हैं, इसको आप
बता सकते हैं, और एक-एक इंफॉर्मेशन को आप इसको लिखिएगा कॉपी में, तभी आपका सही आंसर होगा और नंबर आएगा। और ये बहुत टिकलिश टॉपिक है, और इसमें जो इंफॉर्मेशन डालना है वो बहुत जरूरी है। मेंस में भी लिखते समय कि किस अ, पुस्तक में क्या चीज आया है, तभी तो पता चलेगा कि क्या डेवलपमेंट हुआ है साइंस टेक में। जैसे मैंने बताया कि पौधायन के शुल्ब सूत्र में 2 के वर्गमूल का सूत्र और पाइथागोरस के प्रमेय जैसी कुछ अवधारणाओं का, तो ये लिखिए। फिर मैंने बताया कि आर्यभट्ट ने क्या किया है, पाई का मान दिया है, बीजगणित का आविष्कार किया है, शून्य का आविष्कार, तो ये लिखना पड़ेगा। फिर मैंने बताया है कि ब्रह्मगुप्त ने पहली पुस्तक है ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जिसमें द्विघात सूत्र का उल्लेख है, तो ये लिखना है। तीसरी बात कि महावीराचार्य के गणित सार संग्रह में समबाहु, समद्विबाहु, त्रिभुज, समचतुर्भुज और वृत्त का उल्लेख, और गणित पे ये पहली सुनियोजित पुस्तक है, ये जरूरी है लिखना। इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, इसके अलावा भी इस टॉपिक के बाद भी आपको कुछ किताबों के बारे में मैं बता दे रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको प्रीलिम्स के हिसाब से देखना है। तो पहला जो किताब है, इसको मैं अब फिर से लिखते जा रहा हूं, बताते जा रहा हूं। सीधे लिख लीजिए और याद कर लीजिए। पहला
ये इंपॉर्टेंट किताब है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित ये सारी पुस्तकें और उनका लेखक है। इसको आप प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। अक्सर ये मैचिंग में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू।